नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल अफेयरपीडिया पर। आज का तारीख है 12 जून 2024 और इस दिन के करंट अफेयर्स के सभी अति महत्वपूर्ण प्रश्न हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चाहे वो किसी भी एग्जाम्स के लिए हो, सभी वनडे एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी एग्जाम्स होते हैं, चाहे वो यूपीएससी प्रीलिम्स या बीपीएससी प्रीलिम्स का बात हो या रेलवे एसएससी, जो भी एग्जाम्स है उस सारे एग्जाम्स के लिए बेहद महत्वपूर्ण सेशन होने वाला है। तो आप वीडियो को अंत तक देखिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ठीक है? तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आज का मोटिवेशन देख लेते हैं। स्टार्ट नाउ, टुडेज बिगनर इज टुमारोज अ मास्टर। बिल्कुल सही बात है, स्टार्ट नाउ, आज ही स्टार्ट कर दीजिए। और आज का बिगनर मतलब आप जब शुरुआत करेंगे तो आप ऑब्वियस सी बात है आप बिगनर पे होंगे। तो आज आप जो बिगनर हैं ये कल के लिए आप मास्टर बन जाएंगे, है ना? ये याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो मास्टर होता है वो देयर वाज वंस अ बिगनर, है ना? वो एक बिगनर भी होता है, ये चीज याद रखिएगा, ठीक है? तो तैयारी एकदम जम से करने शुरू कर दीजिए और बढ़िया से करते रहिए। चलिए इसी मोटिवेशन के साथ आज का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस ये कब मनाया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस ये 11 जून को मनाया गया है और 2024 में ये पहली बार मनाया गया है, ये याद रखिएगा, ठीक है? पहली बार, ठीक है? ये पहली बार मनाया गया है 2024 में, तो ये इम्पोर्टेंट है, फर्स्ट टाइम, ठीक है? ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। ये जो है 11 जून को पहला अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया है। ये खेल को सुरक्षित करने, बढ़ावा देने और प्राथमिकता देने के प्रयासों में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, ताकि सभी लोग, विशेषकर बच्चे, इसका लाभ उठा सके और अपनी पूरी क्षमता तक पहुंच सके। 11 जून को संयुक्त राष्ट्र के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस घोषित किया गया है। इस दिन को 18 वर्ष से कम उम्र के सभी बच्चे को खेलने के अधिकार के रूप में मनाया जाएगा। ठीक है? चंचल बातचीत माता-पिता, देखभाल करने वालों और बच्चों की भलाई और सकारात्मक मानसिकता स्वास्थ्य में योगदान करती है। ये जो चंचलता है खेलने से ही आता है और इससे बहुत सारे चीज फायदा भी होता है। जैसे आप सकारात्मक सोच सकते हैं, ठीक है? आपका मानसिक स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा। ये सब चीज बहुत इंपॉर्टेंट है ना? तो इसीलिए खेल बच्चे को खेलने दे, रोके ना, ठीक है? उसके बाद यहाँ देखिए, भारत में ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग ने अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस के एक भाग के रूप में ग्राम पंचायत जागरूकता केंद्रों में सभी बच्चों के लिए खेल गतिविधियां आयोजित करने का निर्णय लिया है। इन केंद्रों पर मानसिक आधार लाइट ऑफ रीडिंग कार्यक्रम के तहत विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। ठीक है? तो ये याद रखिएगा, लाइट ऑफ रीडिंग, ठीक है? तो ये इंपॉर्टेंट है। विभिन्न मतलब कंपटीशन टाइप का होगा ये, ठीक है? और ये पंचायतों तक, गांवों तक ये गतिविधि कराई जाएगी, ठीक है? अब कुछ इंपॉर्टेंट जून का दिवस देख लेते हैं। जैसे 1 जून को क्या मनाया जाता है? विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है और इस बार का थीम क्या है? दुनिया को पोषण देने के लिए गुणवत्तापूर्ण पोषण प्रदान करने में डेयरी द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका का जश्न मनाना, ठीक है? सेलिब्रेटिंग द वाइटल रोल डेयरीज प्लेज इन डिलीवरिंग द क्वालिटी न्यूट्रिशन टू नरिश द वर्ल्ड, ये इंग्लिश में भी थीम है। 1 जून को ही विश्व माता पिता दिवस मनाया जाता है, जिसका थीम है चंचल पालन पोषण का वादा। 2 जून को इटली गणतंत्र दिवस मनाया जाता है और 2 जून को अंतर्राष्ट्रीय यौन कर्मी दिवस मनाया जाता है। इस बार का थीम है यौन आगे की ओर देखना, ठीक है? 2 जून को ही तेलंगाना के स्थापना दिवस मनाया जाता है और ये 3 जून को विश्व बाईसाइकिल दिवस मनाया जाता है। इस बार का थीम क्या है विश्व बाईसाइकिल दिवस का? तो साइकिलिंग के माध्यम से स्वास्थ्य, समानता और स्थिरता को बढ़ावा देना। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है और इस बार का थीम क्या है? भूमि पुनर्स्थापन, मरुस्थलीकरण और सूखा लचीलापन। 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है। थीम इस बार का जो है वो नई गहराइयों को जगाना है। और 9 जून को अंतर्राष्ट्रीय पूरा लेख दिवस मनाया जाता है। 11 जून को विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। और इस बार का खेल दिवस का थीम क्या है? तो शांतिपूर्ण और समावेशी समाजों को बढ़ावा देने के लिए खेल। तो ये याद रखिएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक, शांतिपूर्ण और समावेशी समाजों को बढ़ावा देने के लिए खेल, ये इस बार का थीम है। तो ये अभी तक के इम्पोर्टेंट जून के दिवस है, जो कि आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण होगा, ठीक है? इसे याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश में
ब्रिक्स मंत्रियों की बैठक में भाग लिया है? जो भारत है वो ब्रिक्स मंत्रियों की बैठक में किस देश में भाग लिया है? तो ये लिया है रसिया में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, रसिया में। ठीक है, रसिया में भारत जो है वो ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक हो रहा था, वहां पे भाग लिया है। ये 10 जून 2024 को रूस में यहाँ पे नोवरोगोड में जो मीटिंग हुआ था उसमें भाग लिया था। ठीक है, इसमें याद रखिएगा भारतीय प्रतिनिधि में जो प्रतिनिधिमंडल है उसका जो नेतृत्व है वो विदेश मंत्रालय कर रहे थे, और इसके जो सचिव हैं वो, ठीक है, दम्मू रवि ने किया था, ये याद रखिएगा। 2023 में ब्रिक्स के विस्तार के बाद विदेश मंत्रियों की यह पहली बैठक थी। ब्रिक्स में अब ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका सहित 10 सदस्य हैं। ठीक है, उसके बाद नए सदस्य मिस्र, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब और इथोपिया 2023 में ब्रिक्स में शामिल हुए थे। ठीक है, तो ये सब लेटेस्ट हैं जो कि ब्रिक्स में शामिल होने वाले हैं। कौन कौन सा है? मिस्र है, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब और इथोपिया। 1 जून 2024 को रूस जो है इसकी अध्यक्षता कर रहा है, इस बार का अध्यक्षता है, इसीलिए यहाँ ब्रिक्स का मीटिंग जो है वो रसिया में आयोजित किया गया था। ठीक है, अभी अध्यक्ष ब्रिक्स का कौन है? रूस है, ये इंपॉर्टेंट है। रूस का अगर आप बात करें प्रेसिडेंट की तो व्लादिमीर पुतिन है, और आप लोग उनका नाम बहुत चर्चा में देखे होंगे जब ये रूस यूक्रेन वार अभी चल रहा है उसके वजह से। ठीक है, चलिए, क्रीमिया क्षेत्र जो है वो रशिया के द्वारा उसको ये कर लिया गया है, पहले ही ले लिया गया था 2014 में ही यूक्रेन से। ठीक है, अभी चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। हाल ही में कौन सी राज्य सरकार महाराणा प्रताप पर्यटन सर्किट विकास विकसित कर रहा है? तो ये जो है महाराणा प्रताप पर्यटक सर्किट जो है ये राजस्थान विकसित कर रहा है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, महाराणा प्रताप सर्किट। ठीक है, ये राजस्थान सरकार के द्वारा ऐसा किया जा रहा है। राजस्थान सरकार 100 करोड़ रुपए से महाराणा प्रताप टूरिस्ट सर्किट विकसित कर रहा है। यह बात राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने महाराणा प्रताप जयंती समारोह में उद्घाटन करते हुए कही। महाराणा प्रताप ने केवल राजस्थान और भारत के बल्कि पूरे विश्व के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। राजस्थान में महाराणा प्रताप से संबंधित स्थान महाराणा प्रताप स्मारक, ये उदयपुर में फतेह फतेह सागर झील के पास स्थित है। ठीक है, कुंभलगढ़ किला ये उदयपुर से 84 किलोमीटर उत्तर में स्थित है। ये महाराणा प्रताप की जन्म स्थली है। और हल्दी घाटी, ये हल्दी घाटी लड़ाई के लिए प्रसिद्ध है, जहां महाराणा प्रताप ने मुगल साम्राज्य के खिलाफ राजपूत का विरोध करते का नेतृत्व किया था। प्रताप गौरव केंद्र ये राजस्थान के उदयपुर शहर में टाइगर हिल पर स्थित है और महाराणा प्रताप के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करता है। ठीक है, राजस्थान के बारे में बात करें तो राजस्थान का जो राजधानी है वो जयपुर है। सीमा उत्तर में पंजाब के साथ लगता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं राजस्थान को, ये जो हम गोला कर रहे हैं ये राजस्थान है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसे देख लीजिएगा। ये भारत का नक्शा में राजस्थान यहाँ पे है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। उत्तर में पंजाब से यहाँ पे इसका सीमा लगता है, उत्तर में यहाँ देखिए ये पंजाब है, और उसके बाद पूरब में उत्तर प्रदेश से लगता है, ईस्ट में ये देखिए उत्तर प्रदेश से लगता है, दक्षिण में गुजरात से लगता है। यहाँ पे देखिए दक्षिण है, अगर आप मैप को इधर से पढ़ रहे हैं तो ये हो गया हमारा नॉर्थ, ये हमारा हो गया साउथ, और ये हमारा हो गया ईस्ट, और ये हमारा हो गया वेस्ट। ठीक है, तो ये हो गया दक्षिण में। पश्चिम में पाकिस्तान से लगता है, तो ये देखिए ये पश्चिम है, यहाँ पे पाकिस्तान से लगता है सीमा। वर्तमान में भजन लाल शर्मा राजस्थान के मुख्यमंत्री है, और वर्तमान में कलराज मिश्र जो है यहाँ के गवर्नर है। इसकी राज्य स्थापना दिवस बताए तो ये 30 मार्च को मनाया जाता है। प्रथम राज्यपाल अगर पूछे तो गुरमुख निहाल सिंह थे, और प्रथम मुख्यमंत्री राजस्थान के पूछे तो हीरालाल शास्त्री थे। ठीक है, ये याद रखिएगा। यहाँ की जनसंख्या 6.85 करोड़ है, जिसमें से पुरुष इतना है और महिलाएं इतना है। जनसंख्या घनत्व की बात करें 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। लिंग अनुपात की बात करें तो 928 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष है। ये एज पर द 2021 डेटा है, 2011 डेटा है, ये याद रखिए, सेंसस। ठीक है, साक्षरता जो है 66.1%, पुरुष जो है 79.2% साक्षर है, और महिलाएं 52.1% साक्षर है। राजकीय पशु चिंकारा है, राजकीय पक्षी गोंडावन है, राजकीय फूल रोहिड़ा है। इंपॉर्टेंट है, ये सब देख लीजिएगा।
और इसके बाद यहाँ पे आप देखिएगा तो राजस्थान में टोटल कितने जिले हैं, तो ये टोटल 33 जिले हैं। यहाँ पर विधानमंडल एक सदनात्मक है, यानी कि विधानसभा है केवल, विधान परिषद नहीं है। विधानसभा में सदस्यों की संख्या 200 है, लोकसभा में सदस्यों की संख्या 25 है और राज्यसभा में सदस्यों की संख्या 10 है। प्रमुख लोक नृत्य यहाँ पे डांडिया, पनिहारी, ये याद रखिएगा। और जनजातियां की बात करें तो भील, गरासिया और सहारिया, ये यहाँ पे प्रमुख जनजातियां हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है, ठीक है। और देखिए, गोकुल भाई भट्ट को राजस्थान के गांधी के नाम से भी जाना जाता है। गोकुल भाई भट्ट को अजमेर को राजस्थान का हृदय कहा जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला जैसलमेर है और सबसे छोटा जिला धौलपुर है। सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला अरावली, जो कि राजस्थान में ही स्थित है। सबसे बड़ी खारे पानी की झील ये सांबर झील, ये भी राजस्थान में स्थित है। दिलवारा जैन मंदिर राजस्थान में स्थित है। ब्रह्म मंदिर पुष्कर ये अजमेर अजमेर राजस्थान में स्थित है। विजय स्तंभ तथा कीर्ति स्तंभ ये चित्तौड़गढ़ में स्थित है। तो इतने सारे आपको स्टैटिक फैक्ट्स भी हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। अगर हमारा आपको ये प्रयास अच्छा लगता है, ठीक है, हमारा ये प्रयास आपको अच्छा लगता है, तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और आप तो खुद सब्सक्राइब कर ही दीजिए, है ना। सब्सक्राइब करने का कोई भी पैसा नहीं लगता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा, 2.5 दिन का झोपड़ा तथा रब्बजा मोयुद्दीन दरगाह ये अजमेर में स्थित है, ठीक है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर में स्थित है। रणथंभौर वन्य जीव अभयारण्य ये सवाई माधोपुर में स्थित है, यानी कि राजस्थान में ही स्थित है, ठीक है। यहाँ पे ये याद रखिएगा। उसके बाद देखिए, यहाँ पे देखिए, भारत 18 मई 1974 को अपना पहला जो परमाणु विस्फोट किया था वो भी राजस्थान के पोखरण में ही किया था। हार मरुस्थल ये भी राजस्थान में स्थित है। माउंट अबू हिल स्टेशन ये भी राजस्थान में है। विश्व की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना जो कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना ये भी राजस्थान में ही स्थित है। भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ से शुरू की गई थी, तो वो राजस्थान के नागौर से शुरू की गई थी 1959 में। तो ये सारे चीज हम आपको पॉलिटी से रिलेटेड भी बता रहे हैं स्टैटिक फैक्ट्स के साथ साथ, ठीक है। 1727 में राजपूत शासक जय सिंह द्वितीय द्वारा ये जयपुर को स्थापित किया गया था। 6 जुलाई 2019 को यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति में जो शामिल होने वाला है वो जयपुर को शामिल किया गया था। भारत के गुलाबी शहर को शामिल किया गया था विश्व के यूनेस्को के विश्व धरोहर समिति में, ठीक है, 6 जुलाई 2019 को, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे जीआई टैग, कौन कौन से जीआई टैग है जो कि राजस्थान के प्रोडक्ट को मिला है, जैसे कोटा डोरिया या हैंडीक्राफ्ट है। ब्लू पोइट्री ऑफ राजस्थान जयपुर, उसके बाद मोले क्ले वर्क, ठीक है। और यहाँ पे देखिएगा, संगनेरी हैंड ब्लॉक पेंटिंग, बीकानेरी भुजिया, ठीक है, फुलकारी और काठपुतलीज ऑफ राजस्थान, ये सब सारे लोग को ये मिल चुका है जीआई टैग। जीआई टैग क्या होता है, तो ये 10 वर्षों के लिए किसी विशेष क्षेत्र में पाया जाने वाला खाद्य पदार्थ हो या कोई भी अन्य पदार्थ हो उसको मिलता है, ठीक है। उसके बाद मकराना मार्बल, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे सारा चीज बता दिए हैं। सोजात मेहंदी ये भी राजस्थान का ही जीआई टैग है। तो इतने सारे फैक्ट्स आपको हम एक क्वेश्चंस के माध्यम से दे रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से किसने आईसीडी के जल चुनौती 4.0 प्रस्तुत किया है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रेजेंटेड द आईसीडी के वाटर चैलेंज 4.0, तो ये किया है अटल इनोवेशन मिशन और नीति आयोग के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, अटल इनोवेशन मिशन और नीति आयोग, ठीक है। ये याद रखिएगा, अटल इनोवेशन मिशन और नीति आयोग ने भारत के एसडीजी आपको मालूम होगा, एसडीजी है ना, एसडीजी, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो कि 17 है, उद्यमियों पर प्रकाश डालते हुए AIM आईसीडी के वाटर चैलेंज 4.0 और इनोवेशन फॉर यू हैंडबुक के 5वें संस्करण को लॉन्च किया है। भारत में रॉयल डेनिश दूतावास में इनोवेशन सेंटर डेनमार्क AIM ओपन इनोवेशन वाटर चैलेंज का 4था संस्करण प्रस्तुत करता है, ठीक है। चयनित टीमें भारतीय समूह का निर्माण करेंगी जो वैश्विक नेक्स्ट जनरेशन डिजिटल कार्यक्रम में भाग लेंगी, ठीक है। इसके सारे चीज आपको यहाँ पे बता दिया गया है। इस कार्यक्रम में स्थिरता, डिजिटल समाधान, समावेशन और सार्वभौमिक डिजाइन सिद्धांतों की खोज को प्रोत्साहित करता है, ठीक है।
तो ये याद रखेगा। आवेदन के लिए कॉल 10 जून 2024 से शुरू हुई है, जिसकी अंतिम तिथि 20 जून 2024 तक निर्धारित की गई है। इसमें आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। हाल ही में कौन सी राज्य सरकार एक विशेष एनआरआई एनआरआई सेल स्थापित करेगी? एनआरआई नॉन रेजिडेंस ऑफ इंडिया होता है, तो ये जो है हरियाणा सरकार के द्वारा किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। विच स्टेट गवर्नमेंट विल सेट अप अ स्पेशल एनआरआई सेल? तो हरियाणा सरकार के द्वारा ऐसा किया जाएगा, ठीक है। हरियाणा सरकार, ठीक है, हरियाणा सरकार के द्वारा विशेष एनआरआई सेल की स्थापना की जाएगी। विदेश संपर्क कार्यक्रम के दौरान हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने कहा कि हरियाणा विदेश में रहने वाले हरियाणा के मूल निवासियों की शिकायतों के समाधान के लिए अनिवासी भारतीय सेल, यानी कि जो नॉन रेसिडेंस ऑफ इंडिया है उसके लिए एक सेल स्थापित की जाएगी, ठीक है। इसे इसे विदेशों में हरियाणा के लोगों के हितों की रक्षा करने में मदद मिलेगी, ऐसा ये सब सारा चीज बताया गया है, ठीक है। चलिए, राज्य सरकार युवाओं को विदेशों में उच्च शिक्षा रोजगार के अवसरों के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए विश्वविद्यालय और कॉलेजों में सेमिनार की भी आयोजित कर रही है। अब हरियाणा की बात करें तो राजधानी जो है वो चंडीगढ़ है, और इसमें आप हरियाणा देखेंगे तो हरियाणा आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ये देखिए, ये हरियाणा है, राजस्थान का ठीक सटा हुआ। ये देखिए हरियाणा है, ठीक है। तो हरियाणा के उत्तर में हिमाचल प्रदेश है। आप देखिएगा हिमाचल प्रदेश है यहाँ पे नॉर्थ में लगता है, और पंजाब से भी लगता है। ये देखिए नॉर्थ में दो राजधानियां हैं, हिमाचल प्रदेश और पंजाब से लगता है। दक्षिण एवं पश्चिम में राजस्थान से लगता है, दक्षिण एवं पश्चिम में राजस्थान से लगता है, और पूर्व में उत्तर प्रदेश से लगता है। तो ये देखिए पूर्व में उत्तर प्रदेश से लगता है, ये याद रखेगा। हरियाणा के वर्तमान मुख्यमंत्री जो है ये नायब सिंह सैनी है। हरियाणा के वर्तमान राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय हैं। प्रथम मुख्यमंत्री भगवत दयाल शर्मा थे, और हरियाणा के प्रथम राज्यपाल धर्मवीरा थे। ये याद रखेगा, इंपॉर्टेंट है, स्टैटिक फैक्ट्स, ठीक है। जनसंख्या यहाँ पे लगभग 2.5 करोड़ है। पुरुष जनसंख्या लगभग 1.5 करोड़, और महिला जनसंख्या 1.18 करोड़ है, ठीक है। जनसंख्या घनत्व 573 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, और लिंग अनुपात 879 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष, ठीक है। कुल साक्षरता दर जो है वो 75.6% है राज्य का, जिसमें से 84.1% पुरुष साक्षर हैं, और महिला साक्षर 65.9%, यानी कि लगभग 66%। मुख्य भाषा हिंदी तथा हरियाणवी बोली जाती है। उच्च न्यायालय चंडीगढ़ है, यहाँ पे 22 जिला है, ठीक है, ये याद रखेगा, 22 जिला। विधानमंडल एक सदनात्मक है, यानी कि विधानसभा है केवल, विधान परिषद नहीं है। विधानसभा में सदस्यों की संख्या 90 है। राज्यसभा में सदस्यों की संख्या 5 है। लोकसभा में सदस्यों की संख्या 10 है। प्रमुख खदान एवं फसलें यहाँ पे चावल, बाजरा, जौ और चना होता है। राजकीय पशु नील गाय है। राजकीय पशु काला तीतर है। राज्य दिवस 1 नवंबर को मनाया जाता है। मुख्य नगर ये सब छोड़ दीजिए। प्रमुख पर्व एवं त्योहार यहाँ पे लोहड़ी मनाया जाता है, और टीका ये सब। हवाई अड्डे, हिसार ये सब छोड़ दीजिए। प्रमुख खनिज ये भी छोड़ दीजिए, है ना। उसके बाद वन्य प्राणी जीव जो है ये सुल्तानपुर झील पश्चिम विहार, ये हरियाणा में स्थित है। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट ये करनाल में है, करनाल, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसे थोड़ा सा देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद कृषि, यहाँ पे 80% लोग कृषि पे निर्भर है। और लोक नृत्य है जो रासलीला, और धमाल नृत्य, घूमर नृत्य, सपेला नृत्य, ये सब हरियाणा का ही मुख्य है। सूती वस्त्र, शीशा और सीमेंट का जो उद्योग है ये हरियाणा का प्रमुख है। बासमती राइस और फुलकारी को जीआई टैग हरियाणा में मिल गया है, ये याद रखिएगा, ठीक है। रसगुल्ला कहाँ का है? तो रसगुल्ला का जीआई टैग जो है वो वेस्ट बंगाल का भी है और उड़ीसा का भी है, दोनों जगह का है, ठीक है, ये याद रखिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। हु हैज वॉन द नॉर्वे चेस 2024 टूर्नामेंट विथ 17.5 पॉइंट्स ऑन 9 जून? तो ये जो जीतने वाले हैं, और नॉर्वे चेस टूर्नामेंट 2024 का खिताब जो है ये मैग्नस कार्लसन जीते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, मैग्नस कार्लसन, ठीक है। मैग्नस कार्लसन जो है ये आर्माडेन में फैबियानो करुआना को सफेद मोहरा में से 17.5 अंक से हराया है। तो किनको हराया है? तो ये फैबियानो करुआना को हराए हैं, ये याद रखिएगा, ठीक है। नामुकारा को ये दूसरा स्थान प्राप्त करने वाला ये है हिकारू नाकामुरा।
ये 15.5 अंक प्राप्त करने के दूसरे स्थान पर है। और चेन्नई के प्रज्ञानंद ये 14.5 अंक प्राप्त करके तीसरे स्थान पर रहे हैं। ठीक है, तो ये याद रखेगा मैग्नस कार्लसन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। हाल ही में उस सब लेफ्टिनेंट का नाम बताइए जो रानीपेट जिले के आराकोनम में नेवल एयर स्टेशन आईएनएस राजली में आयोजित पासिंग आउट परेड के दौरान भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट बनी है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पहली महिला, ठीक है, हेलीकॉप्टर पायलट बनी है। तो ये बनी है अंबिका बी राजीव। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर डी अंबिका बी राजीव। ठीक है, रानीपेट में यहाँ पे अंबिका बी राजीव जो है, ये अंबिका बी राजीव भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट बनी है। पूर्वी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ वाइस एडमिरल राजेश पेंढारकर द्वारा 21 अधिकारियों को प्रतिष्ठित गोल्डन विंग्स प्रदान किए गए हैं। ठीक है, 7 जून को 112वें हेलीकॉप्टर रूपांतरण पाठ्यक्रम के स्नातक होने के अवसर पर एक पासिंग आउट परेड का आयोजन किया गया था। प्रशिक्षुओं को 12 सप्ताह के गहन प्रशिक्षण के कार्यक्रम से गुजरना पड़ा, जिसमें भारतीय नौसेना एयर स्क्वाड्रन 561 में कठोर उड़ान और जमीनी प्रशिक्षण शामिल था। भारतीय तटरक्षक बल, ठीक है, भारतीय नौसेना और मित्र विदेशी देशों के 849 पायलटों ने आराकोनम हेलीकॉप्टर प्रशिक्षण स्कूल में प्रशिक्षण प्राप्त किया, यानी कि यहाँ पे ट्रेनिंग हो रहा था। ठीक है, इसी में ये जो अंबिका बी राजीव है, भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट बन के आई हैं। अब इसमें कुछ अलग अलग अवार्ड्स भी दिया गया है, जैसे एफओसी इन सी ईस्टर्न नॉवल कमांड रोलिंग ट्रॉफी, ये मिला है लेफ्टिनेंट गुरकीरत राजपूत को। और किस लिए मिला है? फॉर द ट्रेनी पायलट स्टैंडिंग फर्स्ट इन ऑर्डर ऑफ मेरिट इन फ्लाइंग। ठीक है, उसके बाद सब लेफ्टिनेंट कुंते मेमोरियल बुक प्राइज, ये मिला है लेफ्टिनेंट नितिन सारन चतुर्वेदी को फॉर आउटस्टैंडिंग फर्स्ट इन ऑर्डर ऑफ मेरिट इन ग्राउंड सब्जेक्ट। गवर्नर ऑफ केरला रोलिंग ट्रॉफी, ये मिला है लेफ्टिनेंट दीपक गुप्ता को फॉर फर्स्ट इन ओवरऑल ऑर्डर ऑफ मेरिट। ये याद रखेगा, इंपॉर्टेंट है। ऐसा ऐसा जो पुरस्कार है ये पूछ लिया जाता है, तो थोड़ा सा इसे भी देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। हु हैज टेकन द ओथ ऑफ सीएम फॉर द सेकेंड टर्म इन सिक्किम? नन अदर देन प्रेम सिंह तमांग। तमांग जो है, ये ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। प्रेम सिंह तमांग फिर से दूसरी बार सिक्किम के मुख्यमंत्री पद के शपथ लिए हैं। और आपको मालूम होगा कि आंध्र प्रदेश के भी सीएम जो है वो बन गए हैं। कौन बने हैं? तो चंद्रबाबू नायडू बने हैं, ये याद रखिएगा। टीडीपी के जो सुप्रीमो है वो। ठीक है, सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा सुप्रीमो प्रेम सिंह तमांग ने सिक्किम के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली दूसरी बार। राज्यपाल लक्ष्मण आचार्य ने तमांग और उनके मंत्रिपरिषद को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। ठीक है, आपको मालूम होगा कि सीएम का शपथ कौन दिलाता है? तो वो दिलाता है राज्यपाल। और प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? तो वो आपके राष्ट्रपति होंगे, ये याद रखिएगा। ठीक है, या फिर राष्ट्रपति के द्वारा अपॉइंट किया गया कोई व्यक्ति। ठीक है, मंत्री जो कैबिनेट मिनिस्टर है उसको शपथ कौन दिलाता है? तो या तो राष्ट्रपति दिलाएंगे शपथ, या फिर उनके द्वारा कोई अपॉइंट किए गए कोई व्यक्ति के द्वारा शपथ दिलाया जाएगा। ठीक है, शपथ ग्रहण समारोह गैंगटॉक के पलजोर स्टेडियम में आयोजित किया गया था। सिक्किम मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित 12 सदस्य हैं। ठीक है, सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा ने चुनाव में 32 विधानसभा सीटों में से 31 पर जीत हासिल किया है, ये याद रखिएगा। क्रांतिकारी मोर्चा पार्टी से बिलोंग करते हैं, ये याद रखिएगा। ठीक है, 25 साल तक शासन करने वाले विपक्षी सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट ने केवल एक सीट जीती है। सोचिए, जबकि ये 25 साल से राज कर रहे थे विपक्षी, सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट एक ही सीट जीता। मुख्यमंत्री राज्य सरकार निर्वाचित प्रमुख होता है, वह राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के बीच कड़ी के रूप में कार्य करता है। अनुच्छेद 163 में कहा गया है कि राज्यपाल की सहायता और सलाह देने के लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक मंत्रिपरिषद होगा। ठीक है, तो ये इसी प्रकार से बोला गया है कि एक मंत्रिपरिषद होगा जो कि राज्यपाल को सलाह दे सकता है, उसकी कार्य करने में मदद करेगा। और वो मिनिस्टर ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो हेडेड बाय द चीफ मिनिस्टर होगा। ये अनुच्छेद
भारत के अनुच्छेद 163 में कहा गया है, ठीक है। राज्य में वास्तविक कार्य शक्तियां जो है वो मुख्यमंत्री के पास ही होता है, ठीक है, ये याद रखिएगा। अब सिक्किम की बात करें तो यहाँ पे आप सिक्किम को खोजे तो आप देखिएगा ये नॉर्थ ईस्ट का स्टेट है। आप यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, सिक्किम, ठीक है। यहाँ देखिएगा ये भूटान का ठीक बगल में यहाँ पे छोटा सा देश है, मतलब छोटा सा राज्य है सिक्किम। इसकी राजधानी गैंगटॉक है। उत्तर में तिब्बत बसा हुआ है, यहाँ पे आप देखिएगा तिब्बत वाला पार्ट जो कि चाइना है। उसके बाद पश्चिम पश्चिम में पश्चिम बंगाल है, ठीक है, पश्चिम में पश्चिम बंगाल है, ये याद रखिएगा। ये देखिए पश्चिम बंगाल। उसके बाद उसके बाद दक्षिण पूर्व में तिब्बत है, ठीक है। दक्षिण दक्षिण पूर्व में तिब्बत है, पूर्व में भूटान है तथा पश्चिम में नेपाल है। ये देखिए पश्चिम में नेपाल, ये देखिए, है ना। सिक्किम के वर्तमान मुख्यमंत्री अभी हम बता दिए और राज्यपाल लक्ष्मण आचार्य हैं। पहले मुख्यमंत्री के एल डी संगशरपा थे, ठीक है। और सिक्किम के प्रथम राज्यपाल बीबी लाल थे, ये याद रखेगा। राज्य दिवस 16 मई को मनाया जाता है, ठीक है। यहाँ पे जनसंख्या 6,10,10,577 है। 3,23,070 पुरुष हैं और 2,87,507 महिलाएं हैं। जनसंख्या घनत्व 86 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। लिंग अनुपात जो है 890 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष है। साक्षरता दर अच्छा है इसका 81.4%। पुरुष साक्षर जो है वो 86.6% है। महिला साक्षरता दर वो 75.6% है। उच्च न्यायालय भी गैंगटॉक ही है कैपिटल में, ठीक है। यहाँ पे टोटल 4 जिले हैं। राजकीय पशु लाल पांडा है। राजकीय पशु आर्कत विजन, ठीक है, जिसको ब्लैक पेंजेड भी कहा जाता है। मुख्य भाषा यहाँ पे लेप्चा, भूटिया, हिंदी, नेपाली एवं लिम्बू का बोला जाता है। प्रमुख नगर रोंगपा, नामती, मंगन, उसके बाद युकसोम। प्रमुख खनिज तांबा, जस्ता, सीसा, पाइराइट्स, चूना पत्थर, कोयला, ये सब यहाँ पे प्राप्त होता है सिक्किम में। पर्वत श्रृंखला जो है हिमालय और उसके बाद चिंगलीला तथा चोला। नदियां तीस्ता और रंजीत है। पर्वत श्रृंखला कंचनजंगा है जो कि 5,579 मीटर है, ठीक है। उसके बाद राष्ट्रीय पार्क कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान और गैंगटॉक तथा देवराली ये राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। बाकी तो और कुछ नहीं है, इसे ये देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे विधानमंडल एक सदनात्मक ही है। विधानसभा की सदस्यों की संख्या 32, लोकसभा में 1, राज्यसभा में 1, ठीक है। प्रमुख दर्रे दचिला, चिंगरीला, किंगरीला, उसके बाद नाटूला, जलेपला, ये सिंगलीला, ये सब जो है आपका यहाँ पे प्रमुख दर्रे हैं। सिक्किम के मूल निवासी लेप्चा एवं भूटिया हैं। सिक्किम देश में इलायची का सबसे अधिक उत्पादक करने वाला राज्य है, ये याद रखेगा। अगर भारत में इलायची उत्पादक करता देश आपसे पूछे, राज्य पूछे, तो वो सिक्किम होगा, ठीक है। सिक्किम पर्यटकों का स्वर्ग माना जाता है। सिक्किम को फलोदानों का स्वर्ग कहा जाता है। फलोदानों का स्वर्ग, है ना, सिक्किम को, ठीक है। ये याद रखेगा तो इम्पोर्टेंट है। चलिए, सिक्किम लार्ज कार्डमम, ये इसको जीआई टैग मिला हुआ है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। हाल ही में पोर्टफोलियोज हैज बीन डिक्लेयर्ड फॉर द न्यू न्यू यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हु इज द करंट हेल्थ एंड केमिकल एंड फर्टिलाइजर मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो देखिए अभी हाल ही में स्वास्थ्य और रसायन उर्वरक मंत्री जो है वो बने हैं जेपी नड्डा। आपको मालूम होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही हैं, ठीक है। नितिन गडकरी ये रोड मिनिस्टर हैं, ठीक है, रोड एंड हाईवे मिनिस्टर, ठीक है। और उसके बाद ये जो है ये होम मिनिस्टर भी हैं और सहकारिता मंत्रालय भी है। और ये जो बने हैं आपके जेपी नड्डा स्वास्थ्य मंत्री भी बने हैं और रसायन और उर्वरक उर्वरक मिनिस्टर भी बने हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, ठीक है। राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री बने हैं। अमित शाह सारे चीज बता दिए। सहकारिता मंत्री भी निर्मला सीतारमन जो है वो वित्त मंत्री पहले से ही बने हैं। डॉक्टर एस जयशंकर प्रसाद विदेश मंत्री ही हैं। नितिन गडकरी सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, ठीक है। पीयूष गोयल जो है वह वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। और उसके बाद धर्मेंद्र प्रधान ये शिक्षा मंत्री हैं। ये जो पहले थे मंत्री वही है, बस थोड़ा बहुत मनसुख मंडाविया पहले स्वास्थ्य मंत्री थे लेकिन अब जेपी नड्डा स्वास्थ्य मंत्री हो गए हैं।
और रसायन और उर्वरक मंत्री भी जेपी नड्डा ही है। शिवराज सिंह चौहान जो कि मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम रह चुके हैं, उनको कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय दिया गया है। अश्विनी वैष्णव को रेल मंत्री का कार्यभार संभाला गया है, साथ ही साथ वो सूचना एवं प्रसारण मंत्री भी है, यानी कि आईटी मिनिस्टर, ठीक है, वो भी है। तो हम सारा आपको पोर्टफोलियो यहाँ पे दिए। राजनाथ सिंह हो गया, अमित शाह हो गए, नितिन गडकरी, जेपी नड्डा, शिवराज सिंह चौहान, ये सब सारा। मनोहर लाल खट्टर मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स बने हैं, ये याद रखिएगा। एच.डी. कुमारा स्वामी मिनिस्टर ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज एंड मिनिस्टर ऑफ स्टील बने हैं। पीयूष गोयल मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। धर्मेंद्र प्रधान मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन। जीतन राम मांझी मिनिस्टर ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस यानी कि एमएसएमई इनको दिया गया है। राजीव रंजन सिंह यानी कि ललन सिंह जदयू के नेता हैं, इनको पंचायती राज मिनिस्टर दिया गया है। मिनिस्टर ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्रीज एंड डेयरी, ये पहले उनके पास हुआ करता था, जो बेगूसराय से थे, उनको पास हुआ था, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सर्बानंद सोनोवाल, ये पहले भी मिनिस्टर ऑफ शिपिंग एंड जहाज रानी मिनिस्ट्री इनके पास था, ठीक है। विजेंद्र कुमार मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। उसके बाद किंजरप्पा राम मोहन नायडू, इनको मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन दिया गया है। पहले ये सिविल एविएशन ज्योतिरादित्य सिंधिया के पास था। तो कुछ कुछ जो चेंजेस हुआ है उसको याद कर लेना है। प्रहलाद जोशी मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशंस एंड मिनिस्टर ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। ये मिनिस्टर ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी पहले आरके सिंह के साथ, आरके सिंह इनके मिनिस्ट्री होया करते थे। अच्छा, श्री जुआल ओराम ये मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स हैं, ठीक है। पहले ये अर्जुन मुंडा हुआ करते थे, ये याद रखिएगा, झारखंड से, लेकिन अभी उनको जुआल ओराम को दिया गया है, ये उड़ीसा से बिलोंग करते हैं। गिरिराज सिंह मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, इनको संभाला देना दिया गया है। अश्विनी वैष्णव को पहले बता दिए, आईटी मिनिस्टर भी हैं और रेलवे मिनिस्टर भी है। ज्योतिरादित्य सिंधिया, इनको मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन दिया गया है और नॉर्थ ईस्ट डेवलपमेंट का भी मिनिस्ट्री दिया गया है। भूपेंद्र यादव, इनको मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट, क्लाइमेट चेंज दिया गया है। गजेंद्र सिंह शेखावत मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, पहले ये जल शक्ति मंत्रालय मंत्री, जल शक्ति मंत्री थे, ठीक है, लेकिन अब ये कल्चरल मिनिस्टर है और टूरिज्म मिनिस्टर है। अनुपूर्णा देवी, ये मिनिस्टर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ये यूपी से बिलोंग करती है। किरण रिजिजू मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, ठीक है। किरण रिजिजू पहले कानून मंत्री हुआ करते थे, ठीक है, लेकिन अभी इनको पार्लियामेंट्री अफेयर्स दे दिया गया है और माइनॉरिटी अफेयर्स दे दिया गया है। उसके बाद हरदीप सिंह पुरी मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, ये पहले भी यही देखते थे। मनसुख मंडाविया, इनको चेंज किया गया है ना, पहले ये स्वास्थ्य मंत्री थे, लेकिन अभी लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट एंड मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स मिनिस्टर यानी कि खेल मंत्री, इनको बनाया गया है। जी किशन रेड्डी मिनिस्ट्री ऑफ कोल एंड मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, इनको दिया गया है। चिराग पासवान मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज दिया गया है। और सी आर पाटिल को जल शक्ति मंत्रालय दिया गया है, सी आर पाटिल। ये सारे जो भी हम आपको बताएं, एक दो को छोड़ के सारे के सारे जो है वो बीजेपी से बिलोंग करते हैं, ये याद रखिएगा, ठीक है। चिराग पासवान अलग ही पार्टी के हैं, ठीक है। उसके बाद ललन सिंह जदयू के हैं और जीतन राम मांझी हम पार्टी के हैं, ठीक है। तो इतने सारे पोर्टफोलियोज आपको हम कैबिनेट मिनिस्ट्री के बारे में आपको बता दिए। अगर हमारा ये प्रयास आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 10, आज का लास्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स। हाल ही में हु हैज क्रिएटेड हिस्ट्री बाय बिकमिंग द फर्स्ट इंडियन टू विन यूएफसी। तो ये देखिए, पहले भारतीय बनकर कौन इतिहास रचा है, यूएफसी जीतने वाली पहले भारतीय कौन बनी है, तो ये पूजा तोमर बनी है, ये याद रखिएगा, पूजा तोमर, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अब यहाँ पे देखिएगा, अल्टीमेट यूएफसी क्या है, अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप, फाइट करने वाली पहली भारतीय बनकर इतिहास रच दी है ये पूजा तोमर, और ये उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरपुर नगर की रहने वाली हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा। उसके बाद महिलाओं के स्ट्रोक वेट डिवीजन में अपनी पहली लड़ाई लड़ी और उन्होंने 30-27, 27-30 और 29-28 के स्कोर के साथ विभाजित निर्णय के माध्यम से जीत हासिल की। भारत में महिलाओं द्वारा लड़ाकू खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने की एक लंबी परंपरा रही है और 2023 में यूएफसी महिलाओं के लिए चमकने का एक मंच रहा है 2013 में, ठीक है। तो ये पूजा तोमर आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। ये कहाँ से बिलोंग करती हैं, तो ये यूपी से बिलोंग करती हैं,
ठीक है, तो ये रहा फ्रेंड्स आज का 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण होगा। चाहे आप जिस किसी भी एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशंस कर रहे हो, सभी के लिए ये बेहद ही महत्वपूर्ण सेशन होगा। तो आप चैनल पे नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। सेशन कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। थैंक यू सो मच।